नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। निकाय चुनाव से पहले देहरादून में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी, आपको बता दें कि उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में ठोस कदम उठाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं पूर्व में मेयर रहे मौजूदा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहां है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। राजनीतिक क्षेत्र में सियासत राजनीति का हिस्सा है। अब राजनीतिक दल है, कोई भी सिचुएशन होगी तो उसमें अपने अवसर तलाशेगी। जब कांग्रेस थी तो हमने अवसर तलाशे, आज हमें तो वो अवसर तलाशेंगे, ये चलेगा। लेकिन जो करना आवश्यक है वो ये है कि मलिन बस्तियों का जो सब्जेक्ट है इसका एक बार में समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, तरह तरह की राजनीति करते हैं। और ये विषय मैंने झेला है। जब मैं नगर पालिका के अंदर था, अभी तो नगर निगम है, तो उस समय मलिन बस्तियों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति होती थी, बहुत बड़ी राजनीति होती थी। तो उस समय हमने मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाने का काम शुरू किया। उसके बाद मलिन बस्तियों का शोषण कम हुआ, क्योंकि पहले मलिन बस्तियों को उजाड़ने के नाम पर बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा होता था, धरने प्रदर्शन होते थे। लेकिन जब से वहां पर टैक्स लगना सुनिश्चित हुआ, जब वहां पर हम लोगों ने विकास कार्य सुनिश्चित किया, हमने मलिन बस्तियों को नियमित करने का कार्य किया, नियमितीकरण का कार्य किया, हमने अधिकृत मलिन बस्तियां घोषित की। उसके बाद तो जब ये प्रक्रिया चली तो उसके बाद शोषण बंद हुआ। तो सियासत भी होती है, लेकिन सियासत के साथ साथ समाधान भी आना चाहिए। हम उस जनपद पौड़ी में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए अब पूर्व आईएएस अधिकारी सुंदरलाल मुद्रवाल ने अपना कार्यालय खोल दिया है, जहां पर जनपद वासियों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण जनपद व शासन स्तर पर किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यालय शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गोदियाल ने कहा कि यह बहुत अच्छा अनुभव है। ये एक आईएएस अधिकारी अब जनहित में अपनी सेवाएं एक बार फिर से देने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी जनता के लिए उपलब्ध हो रहा है। ये कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं जिलाधिकारी के रूप में उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर रहा हूं और जिलाधिकारी के रूप में मैंने वहां के लोगों की सेवा की। पौड़ी जनपद मेरा गृह जनपद होने के कारण मेरी तैनाती यहाँ नहीं हो सकती थी जिलाधिकारी के रूप में। अगर यहाँ तैनाती होती तो मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर सकता था। मेरे मन में बहुत बड़ी टीस है कि मैं ऐसे पद पर रहते हुए और मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कुछ सेवा नहीं कर सका। इस मकसद से मैंने ये दफ्तर खोला है। एक एक केंद्र बिंदु हो जाएगा, जिसके माध्यम से मैं यहाँ के लोगों की विभिन्न समस्याओं, चाहे जिला प्रशासन से संबंधित हो, चाहे शासन से संबंधित हो, क्षेत्र का भ्रमण करके लोगों की समस्याएं वहीं नोट करके लाऊंगा और फिर शासन स्तर पर या जिला स्तर पर जो भी संभव हो सकता है मैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए काम करूंगा। ये कार्यालय खोलने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आने वाले समय में मैं समझ दिसंबर में अब नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, तो रात दिन यहाँ मेहनत करके लोगों को संगठित करके और एक रणनीति बनाई जाएगी, जिसके तहत कांग्रेस को हम विजयी बनाएंगे। और इस समय नगर पालिका का जो शासन प्रशासन होगा वो कांग्रेस के पास रहेगा। इसके साथ ही जिला पंचायतों का कार्यकाल भी नवंबर में पूरा होने वाला है, तो जिला पंचायतों के भी चुनाव होने हैं। तो हमारी ये रणनीति रहेगी कि इस कार्यालय के माध्यम से अगले जो अप्रैल मई में जो जिला पंचायतों के चुनाव होंगे उसमें हम कांग्रेस का यहाँ पर जिला पंचायत में गठन करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और उसके लिए हम ये प्रयास करेंगे और इसी मकसद से ये कार्यालय भी मैंने यहाँ पर खोला है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और सभी लोगों के लिए उचित प्लेटफॉर्म बना है कि इस कार्यालय में लोग अपनी शिकायतों को
अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं और हमारे पदाधिकारीगण उनकी शिकायतों के लिए, उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए उनके साथ यहाँ से जिला मुख्यालय, क्योंकि जिला मुख्यालय है तो बड़े जो अधिकारी यहाँ बैठे होंगे उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण। कोतवाली पुलिस ने मारपीट करने के मामले में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। पौड़ी निवासी युवक अरुण चतुर्वेदी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह टेका रोड पर घूमने गए थे। मंजीत ओसवाल और उसका साथी प्रदीप पटवाल ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह उन दोनों ने उनके चुंगल से निकलकर जान बचाई। मामले में पुलिस ने मंजीत और प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि मंजीत असवाल और फौजी देवेंद्र पटवाल उसके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से डराने का भी प्रयास किया है। वहीं पौड़ी सीओ अनुज कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच आगे की जा रही है। ये 19 तारीख शाम 6 बजे की बात है। मंजीत असवाल और प्रदीप पटवाल ने मेरे साथ मारपीट की। ये मुझे अलग से लेके गए मारने के चक्कर से। इन्होंने मुझसे मारपीटाई वगैरह की है, अभद्र भाषा का व्यवहार किया है। ऊपर से इन्होंने मुझे धारदार हथियार से मारने की भी कोशिश की गई। साथ ही साथ इन्होंने मेरा वीडियो बनाया है और एक मार रहा था, दूसरा वीडियो बना रहा था। इनसे मुझे पहले से भी जान की खतरा है और दूसरा क्या है कि इनके पहले ही पे काफी मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं। के तहत भी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मेरे जो भी प्रकरण हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए ढंग से। मुकदमा दर्ज कराया है, इसमें 4 धाराएं लगाई उन्होंने, 115, 116 और 351 और 352। क्या कुछ लड़ना होगा? ये बोला है कि तुमने मेरी फैमिली के लिए कुछ गलत बोला है और बोला है कि 2.5 लाख रुपए तुमने मेरे भाई के चुनाव के लिए लगाए हैं, जो कि मेरे को इस प्रकरण में कोई भी जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये लोगों से ये बोल रहा है कि ये घटना जो होनी थी कुछ बड़ा ही कांड हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। यानी कि पहले से ही प्लान था इनका कि मारना है इसको। इसमें तत्काल जो है FIR पंजीकृत कर दी गई है और जो है जो स्थानीय व्यक्ति थे हमारे, उनके साथ मारपीट का मामला था, तो उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है और विवेचना जो है थाना स्तर से की जा रही है। देखिए, तहरीर के अनुसार जो रेलेवेंट सेक्शन थे BNS के, उनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है और अभी अगर विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कुछ प्रकाश में आता है कि धारदार हथियार या जो भी अन्य धाराएं होंगी उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। अभी ऐसे ये जो मामला है टेका रोड पौड़ी का है, तो उस जो पीड़ित है अरुण चतुर्वेदी उनके द्वारा जो है FIR कराई गई है तो खिलाफ। लालकुआं नगर पंचायत की स्थापना के 36 वर्ष बाद भी बस स्टैंड का निर्माण नहीं होने से नगरवासी काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लालकुआं नगर पंचायत स्थापना के समय से लोगों को उम्मीद थी कि शहर का सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन यहाँ विकास की गति काफी धीमी हो रही है। आपको बता दें कि लालकुआं में अब तक एक बस स्टैंड भी नहीं बना है। वहीं लालकुआं को 36 वर्ष पहले नगर पंचायत का दर्जा मिला था, लेकिन यहाँ आज तक एक अदद बस स्टैंड का निर्माण भी नहीं हो पाया है, जबकि 2 बार भूमि का स्थलीय निरीक्षण भी हो चुका है। देखिए, लालकुआं चूंकि वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि लालकुआं के लोगों को एक जो लंबे समय से मांग चली आ रही है बसंती की, वो नहीं पूरी हो पा रही है। ये मेरे लिए बहुत विशेष कष्ट का विषय है, चूँकि मैंने और श्रीमती अरुणा चौहान ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 6 चीज़ों के हमने शासन आदेश कराए थे। उसमें बस अड्डा मुख्यतः है, ग्रीन पार्क है, ट्रांसपोर्ट नगर है, आपका ईदगाह है और कई 6 आइटम हमारे शासनादेश जो आज भी नगर पंचायत में रखे हुए हैं। वो हमने भू सर्वेक्षण भी करवाया। यहाँ के DFO पहले एक महिला थी और आजकल जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं वो थे। उन सब ने बहुत मेहनत की हमसे लोगों के साथ और 1,29,000 रुपया हमने भू सर्वेक्षण के नाम पर जमा भी करा दिए थे। लेकिन चूँकि फिर अरुणा चौहान जी का भी कार्यकाल पूरा हो गया था, इसकी वन भूमि को लेने में थोड़ा समय लगता है, तो उसके बाद का जो कार्यकाल रहा है उसने उस पर काम नहीं किया और कांग्रेस की सरकार आ गई, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मैंने तो वास्तव में कई बार ये सोचा है कि इतने हमारी मेहनत का असर क्या हुआ। देखिए, मैंने कहा मेरा काम करने का तरीका यहाँ का हर व्यक्ति जो यहाँ का बासिंदा वो जानता है, पूरी विधानसभा जानती है कि हम समर्पण भाव से काम करते हैं। हमने सीमा विस्तार के लालकुआं की सीमा विस्तार के लिए जितना जोर लगाया है, मुख्यमंत्री से घोषणा कराई है, फिर किन खामियों से वो काम रुक जाता है ये मेरी समझ से परे है। मैंने इस शहर के लिए
और यहाँ के लोगों के लिए रात दिन एक करके हमने हमेशा ये सोचा कि उन लोगों ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, इस पद पर बैठाया है, तो मैं भी उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊँ, ये सोचकर मैं हमेशा कार्य करता हूँ। और आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो लालकुआं चूँकि प्रवेश द्वार है ये उत्तराखंड का, यहाँ यात्रियों से और लोग देखें लालकुआं को, रुक करके जाएं कि लालकुआं शहर में ऐसा क्या है, ऐसा हम करने जा रहे हैं। ऐसे मेरी योजना है अगर मैं आया तो। अपने कार्यकाल में बस अड्डे के लिए जो ये नीचे सरोज कुमारी वाली गोयल की ज़मीन है जहाँ मशीन है, इसके लिए हमने रोडवेज बस अड्डे के लिए चयनित प्रस्ताव वो आवेदन करके मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी को भेज दिया। और ये हुआ कि वो सरकारें आती जाती रही, विधायक उसके सहयोग में नहीं रहे, जिसके कारण वो बन नहीं पाया। सरकार कांग्रेस की ही रही, लेकिन विधायक जो है कांग्रेस के होने के बाद भी विकास कार्यों पर रुचि नहीं लेते थे। वो बताओ वो वही काम करते थे जिसमें उनको फ़ायदा हो। हमें कार्यकाल समय मिले या ना मिले, हमारी आशा है कि हम जो है जो पुराने कार्य हैं उनको संपादित करें, उनको आगे बढ़ाएं। तो इससे विधायक जी से एक बार मैंने बात की थी, दोबारा फिर बात करेंगे, क्योंकि असल में जितनी भी ज़मीनें हैं वो माफियाओं ने घेर रखी हैं और वो प्रभावशाली लोग हैं। वो राजनीतिक दल जो भी होते हैं, विधायक MP जो भी है, वो उनको वोट लेते हैं, वो काम नहीं होने देते। तो कई उनके दबाव में आ जाती ना, उनको वो मिल जाता है, शरण मिल जाता है उनका। हमने अपने टाइम में दी है, NG तिवारी जी ने, DM अमित घोष DM थे यहाँ, उनको कह दिया कि आप उन ज़मीनों को डिस्टर्ब ना करें। और जबकि हम DM साहब से मेरी काफ़ी तू मैं भी, मैंने कहा मुख्यमंत्री का आप हैं, आप जो है जो जनता के हित का काम होते हैं वो काम करो। ये अस्पताल वाला था कब्रिस्तान और अस्पताल का डेयरी का झगड़ा चल रहा था, तो इनका झगड़ा निपटा करके हमने वहाँ अस्पताल बनाया नीचे। रहेगी, बिल्कुल रहेगी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है हमसे पूछने के लिए आप आए। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बस अड्डे के लिए मैंने बड़ा लिखा पढ़ी किया और जो आज हमारे सांसद हैं उनको भी दिया था और विधायक जी को भी दिया था, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि उस पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी ही लालकुआं को बस अड्डे की कार्रवाई हो जाएगी और बस अड्डा मिलेगा। और कल जो है वहाँ भी मैं निवेदन करूँगा कि सर इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति की जाएगी ताकि हमारे लालकुआं के लिए बस अड्डा उपलब्ध हो जाए। और जनप्रतिनिधि बहुत ही जागरूक है और बहुत ही तेजी से उस पर काम हो रहा है, मुझे जानकारी है, और बहुत जल्दी आपको बस अड्डे का सौगात मिलेगी क्योंकि भूमि चयन की जो प्रक्रिया होती है, जिस तरह हमने बताया कि शमशान घाट का, उसके लिए डिफॉरेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। जब तक डिफॉरेस्ट नहीं होगा तब तक वो जमीन हमारे अंदर नहीं आएगी और ना ही हम बस अड्डा खोल सकते हैं। डिफॉरेस्ट नहीं हो पाया है, अब उसकी कार्रवाई चल रही है। डिफॉरेस्ट होते ही लालकुआं को बहुत भारी एक सौगात मिलेगी बस अड्डे का, और उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार में ये सौगात बहुत जल्द मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी पूर्व में यहाँ से दिल्ली के लिए बस चलाई थी और वर्तमान समय बस अड्डा बहुत अत्यावश्यक है, लालकुआं में होना चाहिए। बस अड्डा और एक खेल का स्टेडियम, दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के खेलने के लिए कोई फील्ड नहीं हमारे पास शहर में, इसके लिए मैं सरकार से और माननीय विधायक जी और सांसद जी से हमने आग्रह भी किया है कि लालकुआं बस अड्डा स्थायी रूप से बने और पर डे एक बस दिल्ली के सुचारू रूप से चले, जिससे व्यापारी का आगमन सुगम हो। अब वो तो सरकार में रहा होगा, हमने वर्तमान विधायक जी से और सांसद जी से मांग की है बस अड्डा होना चाहिए स्थायी रूप से लालकुआं में। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इसकी घोषणा होगी। जमीन तो शासन स्तर का मामला है, 2.5 एकड़ राज्य सरकार को परमिशन है, दे सकती है बस अड्डे के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आवेदन ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। व्यापार होने के बाद जमीन होगी तो उपलब्ध कराएंगे नहीं, जैसे सलाह बनी है ऐसी कोई जमीन मिल जाए। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
प्रदेश में एक बार फिर से निकाय चुनाव की समय सीमा बढ़ सकती है। प्रवर समिति द्वारा कहा गया है कि अभी समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है, जिसके लिए समिति अध्यक्ष द्वारा 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस संगठन एवं प्रशासन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस पूर्व से ही कहती आ रही है कि प्रदेश सरकार निकाय और जिला पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है। साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र को प्रदेश में समाप्त कराना चाहती है। प्रदेश की जनता जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, उनके विश्वास को खत्म करने और जनता के विश्वास को तोड़ने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। निकाय चुनाव की समय सीमा फिर बढ़ाई जा रही है, तो किस रूप में देखते हैं आप? देखो, हम तो बार बार कह रहे हैं सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए गंभीर नहीं है। न सरकार चाहती है समय पे निकाय चुनाव हो और 1 साल से चुनाव टालती जा रही है। सरकार स्थानीय लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करनी चाहती है और जो स्थानीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, मतदाता हैं, उनके सपनों को चकनाचूर करना चाहती है। दीपावली से ठीक पहले अल्मोड़ा पुलिस ने 128 लोगों के गुम हुए मोबाइल वापस कर उनके चेहरे पर खुशी लौटा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने इन मोबाइलों को बरामद किया है। पुलिस कार्यालय अल्मोड़ा में एसएसपी देवेंद्र पींचा ने सभी मोबाइल स्वामियों को उनके फोन लौटा दिए हैं। अपने खोए मोबाइल वापस पाकर लोगों ने खुशी जाहिर की और पुलिस का धन्यवाद किया है। देखिए, ये जो अभी पिछली बार जब हमने दिए थे उससे लेकर तब तक के बीच में लगभग 126 मोबाइल हमारे मोबाइल रिकवरी टीम ने अब तक बरामद किए हैं, जिसमें से आज लगभग 56 मोबाइल हम लोगों ने यहाँ देने के लिए रखे थे। बाकी मोबाइल हमने जो अलग अलग थानों वहाँ पर भेजे, थानों के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। आज 11 जो व्यक्ति जिनके मोबाइल खोए थे उनको मेरे द्वारा उनको हैंड ओवर भी किया गया था। ये जो मोबाइल बरामद हुए हैं इनकी कीमत लगभग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने पर जहां एक और खुशी जाहिर की है, वहीं कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि आम आदमी का इसमें कोई योगदान रहा। आपको बता दें कि बीजेपी केवल शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर व कोचिंग सेंटरों में जाकर सदस्यता अभियान को पूरा कर सकी। साथ ही उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के दौरान उनके विधायकों को सदस्य बनाने तक के लाले पड़ रहे थे। देखिए, हर पार्टी अपने सदस्यता अभियान को ठीक बताती है, भाजपा भी बताएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन भाजपा की सदस्यता अभियान में इतनी उदासीनता क्यों है? आपने देखा होगा उनके विधायकों को लाले पड़ गए थे सदस्यता अभियान चलाने, जो उनका निर्धारित कोटा था। आज भी जो बूथ के लिए निर्धारित कोटा था वहां पर उनको सदस्य बनने के लिए आदमी नहीं मिल रहा, मेंबर नहीं मिल रहा। ठीक है, उनकी सरकार है, तमाम जगह के जाके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके स्कूलों में जाके, जो सरस्वती शिशु मंदिर है उन पर जाकर, विद्या मंदिरों में जाकर, कोचिंग सेंटरों में जाकर आपने अपनी सदस्यता अभियान को बढ़ाने का काम किया। आम आदमी का भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से कोई भी लेना। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।